सो ट्रेडिंग साइकोलॉजी। सो तुम अगर ट्रेडिंग करना चाहते हो तो पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारा साइकोलॉजी, ये वेरी इम्पोर्टेंट है। सो साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन करें ट्रेडिंग में? क्या तुम्हारा साइकोलॉजी गुड है या बैड है, और स्टेटस नॉट नोन। सो some say my psychology is good based on my experience in the life, लेकिन ये रॉन्ग है। तुम्हारा एक्सपीरियंस ट्रेडिंग में बदल सकता है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द स्टेटस इज नॉट नोन। व्हेन यू टेक सम ट्रेड, ओके, ट्रेडिंग जब तुम कर रहे हो, पैसे में जब तुम्हारा प्रॉफिट और लॉस को देखोगे तो तुम्हारा साइकोलॉजी भी चेंज हो जाएगा। सो प्रॉफिट लॉस देखने के बाद अगर तुम्हारा साइकोलॉजी अच्छा रहता है तो तुम कह सकते हो कि तुम्हारा साइकोलॉजी ठीक है, नहीं तो बुरा है। तो हमें पहले हमारा साइकोलॉजी को ठीक करना पड़ेगा। तो साइकोलॉजी को इम्प्रूव कैसे करें? तो पहले हमको समझना पड़ेगा कि हमें ट्रेडिंग क्यों करना है, वाई, हमें ट्रेडिंग ही क्यों करना है। सो ट्रेडिंग हमें यूँ करना है कि हमें कुछ प्रॉफिट बने, ओके, हमारा कैपिटल बढ़े, ठीक है, और हम कुछ एडिशनल वेल्थ जनरेट कर सकें। एडिशनल टू मीन्स योर जॉब एंड अदर बिजनेस, ठीक है, इसे करते हैं। लेकिन हमें ट्रेडिंग ही क्यों करना है? अगर तुम एफडी में रखो, कुछ लाख रुपए एफडी में रख सकते हो, तो तुम्हें वो 7 से 8% तक बढ़ेगा, ओके। तो हमें मार्केट में क्यों आना चाहिए? तो अगर हमें ये 7 to 8% में हम खुश हैं तो ऑब्वियसली हमें ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम चाहते हो कि वो 7 से 8% तुम्हारे लिए सफिशिएंट नहीं है, 7 से 8% इज़ नॉट गुड, ओके, देन यू ट्राई फॉर बेटर अपॉर्चुनिटी। तुम्हें अच्छा अपॉर्चुनिटी के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेडिंग करना पड़ेगा। सो ट्रेडिंग करने के लिए तुम्हारा पहला मकसद यही है कि मुझे रिटर्न एफडी से ज़्यादा बन जाए, ठीक है ना। लेकिन 7 से 8% क्या एनफ है या नहीं है? 7 से 8% एनफ क्यों एनफ नहीं है, मैं बताता हूँ। तो हमारा एक कहते हैं इन्फ्लेशन रेट, ये क्या है? सो इन्फ्लेशन रेट ये है कि हर दिन मीन्स हर साल क्या होता है कि चीज़ें महंगा होता है, ठीक है ना। तुम्हारा 100 रुपीज़ था, ओके, तो 100 रुपीज़ में तुम क्या करते थे
कि फॉर एग्ज़ाम्पल 2005, 2006 और 2007 का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। एक पेन का रुपया कितना था कि 5 था। ओके, सो तुम 20 पेन खरीद सकते थे। अभी वही पेन तुमको उतना रुपीस में कितना मिल रहा है, 15। और नेक्स्ट साल में वो 10 ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर तुम कंपेयर करो 2005 से 2007 तक, ठीक है, तो 2005 में तुम्हें कितना मिलता था? 20 मिलता था। अब वो जाके 10 हो गया। मीन्स दैट तुम्हारा 100 रुपया अभी के टर्म में वो 50 रुपया है। 100 का कितना हो गया? 50 रुपया हो गया। मीन्स 50% का अट्रिशन हो गया इन योर वेल्थ। ओके, सो हमारा देश में कितना होता है? हमारा देश में ऑन एवरेज को ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा। एवरेज इन्फ्लेशन रेट 8 से 10% होता है। 8 से 10% होता है। ओके, तो क्या हो रहा है कि तुम्हारे पास अगर 100 रुपया है तो नेक्स्ट ईयर में उससे 10% कम हो जाएगा, 90 हो जाएगा। उसके नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा? उसका 10% काट लो। मीन्स 90 से 9 काट दो तो 81। ठीक है, ऐसे करके तुम्हारा पैसा घट रहा है। ओके, सो तुम बोलोगे कि 8 से 10% में अगर घट रहा है तो मेरा तो एडिशन भी हो रहा है 8%, 7 to 8%। तो क्या हुआ? मिला के तो 0 ही हो गया। ठीक है ना? और तुम इसमें TDS कैलकुलेट नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हारा TDS भी मिल जाए तो क्या हो रहा है? तुम्हें 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा जो भी तुम बैंक में रखे हो, लेकिन उसके ऊपर TDS भी तो चार्ज होता है। तो तुम इफ़ेक्टिवली देखो तो बैंक में रखोगे तो तुम्हारा 5 to 6% ही ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट 8 से 10% होने के बाद वो डिक्रीज़ कर रहा है। तो इफ़ेक्टिवली तुम हर साल 3 से 5% तुम्हारा कैपिटल डिप्रिशिएट हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि FD करना ठीक नहीं है। FD करना ठीक नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे? इसलिए हम ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेड इसलिए द रीज़न फॉर बीइंग इसमें FD में नहा रख के हम ट्रेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस रीज़न ओनली। कुछ ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर लें और हम वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकें। ओके, इसलिए हम ट्रेड कर रहे हैं। सो पहला साइकोलॉजी हमारा ये ठीक रहा कि हमें ट्रेड ही क्यों करना है। हम तो FD रख सकते थे, लेकिन हम ट्रेड इसलिए कर रहे हैं कुछ एक्स्ट्रा जनरेट हो जाए। ओके, और ट्रेडिंग से तुम जो भी जनरेट कर रहे हो वो भी इन्फ्लेशन रेट को बीट करेगा, सो दैट योर कैपिटल ऑन द लॉन्ग टर्म कैन ग्रो। सो अब हम जैसे समझ रहे हैं कि ट्रेड करने से ज़्यादा पड़ता है, लेकिन क्या होता है ये टोटल मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। तो चीज़ें का रेट
ऑन द लॉन्ग टर्म बढ़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, तुम आज खरीदे हो, 10 साल के बाद ये यहाँ पे होगा, हाँ कि ना। तो गोल्ड का रेट ईयर ऑन ईयर बढ़ ही रहा है, ठीक है। लेकिन बट डज इट ग्रो बाय डे टू डे? नो। Does it grow minute to minute? Definitely not. इसका मतलब ये है कि छोटे टाइम फ्रेम में जो भी ग्रोथ हो रहा है उसका इफेक्ट हम नहीं दिख सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म में ईयर ऑन ईयर बेसिस में हम देख सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, सो मार्केट कैसे बढ़ता है? ऐसे सिंगल रन में बढ़ता है या ऐसे जिगजैग रन में बढ़ता है? जिगजैग रन में बढ़ता है, ठीक है ना, जिगजैग रन में बढ़ता है। लेकिन ये जिगजैगनेस जो आ रहा है, ये क्यों आ रहा है जिगजैगनेस? ओके, ये जिगजैगनेस ये आ रहा है क्योंकि मार्केट को प्राइस को डिस्कवर करना होता है, ठीक है ना। मार्केट को प्राइस, मार्केट डिस्कवर द प्राइस माने it means that when enough buyers and sellers are present, the market moves to that direction only. फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें एक पेन, ओके, जो अभी 5 रुपीज़ कॉस्ट कर रहा है, ओके, मैं तुम्हें बेचूं 6 रुपये में, क्या तुम उसे लोगे? नो। 4 रुपये में बेचूं, क्या तुम लोगे? यस। लेकिन 4 रुपये में मुझे घाटा हो रहा है, लॉस फॉर मी। तो सो वाई डू आई सेल? मैं तुम्हें 4 रुपये में क्यों बेचूं? सो क्या हुआ कि डिसाइड करें, अगर 4.5 बना दो, ठीक है, रुपीस में, देन यू also buy it and my profit margin is also acceptable. So at this price only transactions possible. सो एक पॉइंट पे आएगा जो ना ज़्यादा ना बहुत नीचे होगा, वहाँ पे मैक्सिमम लोग एग्री करेंगे और बाय सेल होगा।
So for that point only the price goes up, then price market discover the another price where there is some liquidity is generated. That liquidity is grabbed by the market and it will move its direction. Okay, but if you again create some liquidity here, then market will come down and take this liquidity and then goes up. Similarly, now I created liquidity here, then market goes here, then from this the goes up. Okay, that's why there is some pullback in its movement. Okay, so this pullback is natural. Pullback is natural. That will cause the existing buyers some loss and opportunity to enter into the market. But market is unpredictable, so we do not try to predict it. Okay. So we take loss. This is ideal, but how much? Loss is acceptable. That can only I decide.